इस कहानी की शुरुआत एक कॉल सेंटर में हुई थी। महेश नाम का एक आदमी था। उसकी खासियत थी कि वो कई आवाजों में बातें कर सकता था। वो अपने हर क्लाइंट से अलग आवाज में बात करता। हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसके इस वॉइस ओवर की कला से वो कॉल सेंटर में काफी मशहूर था। महेश का बॉस उसे काफी पसंद करता था। वेल डन महेश, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करता हूँ। प्रमोशन की बात सुनकर महेश बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद महेश का प्रमोशन हो गया। अब वो एक आम टेलीकॉलर नहीं था, बल्कि वो एक सोशल मीडिया वॉइस एग्जीक्यूटिव था। अब उसका काम इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बात करना था। महेश जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, वो एक साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ कंपनी थी। यहाँ महेश को लोगों से बात करके उनकी मदद करनी थी और इसलिए महेश को 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई थी। रात के लगभग 1 बजे थे। महेश इंस्टाग्राम पर लाइव था। तभी उसे किसी जतिन का मैसेज आया। लिखा था, आई नीड हेल्प। महेश ने तुरंत जतिन को इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल किया। वीडियो में जतिन के सामने एक जोकर था जो उससे बात कर रहा था। हेलो जतिन, बोलो क्या बात है? उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने जतिन? मेरी गर्लफ्रेंड ने। हम 8 साल से रिलेशनशिप में थे। मैंने तो उससे शादी करने का भी फैसला लिया था, पर उस कमीनी ने मुझे धोखा दे दिया। कैसा धोखा? कल मैंने उसे मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की गोद में बैठा हुआ देखा। मेरा तो मन कर रहा है कि दोनों का खून कर दूं। रिलैक्स जतिन, जो उन दोनों ने किया वो गलत है, पर अब जो तुम सोच रहे हो वो भी गलत है। महेश ने जतिन की स्क्रीन पर एक हिप्नोटाइजिंग एनिमेशन लगा दिया और जो बातें महेश बोल रहा था वो सब जतिन एक्सेप्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जतिन शांत हो गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जतिन? बहुत अच्छा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका क्या? उसका वो देखे, मुझे तो बस अब अपनी लाइफ में फोकस करना है। थैंक यू जोकर, थैंक यू वेरी मच। You're वेलकम। महेश बहुत खुश था कि उसने किसी की मदद की। इसके बाद महेश ने कई और क्लाइंट्स को वीडियो कॉल करके उनकी मदद की, पर जल्द ही महेश इस काम से उब चुका था। वो कुछ अलग करना चाहता था। रात के लगभग 3 बजे थे। महेश को नींद आ रही थी, पर तभी उसे एक मैसेज आया सोनल का। सोनल एक 18 साल की लड़की थी। मैसेज में लिखा था कि उसे हेल्प चाहिए। वो बहुत डरी हुई है। महेश यानी जोकर ने सोनल को कॉल लगाया, पर जोकर को देखकर सोनल और डर गई। कौन हो तुम? मैं जोकर हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी मदद करूँगा। नहीं। सोनल बार बार कॉल कट कर रही थी। जोकर उसे कॉल लगाए जा रहा था। महेश को बहुत मजा आ रहा था सोनल को डराने में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लोग मेरी वॉइस से डर भी सकते हैं। सोनल ने वीडियो कॉल उठा लिया। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। महेश को अच्छा लग रहा था कि सोनल उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। महेश ने कॉल कट कर दिया और हंसने लगा। ये हुई ना बात। अब से महेश बीच बीच में लोगों को डराया करता। लोगों को डराने से महेश को बहुत मजा आता था। इस बीच एक संडे को महेश अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलने गया। संध्या का मूड कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, मैं बस बहुत बोर हो गई हूँ और अपनी सहेलियों के साथ एक ट्रिप पर जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मजे से जाओ और मस्त घूमना। महेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो संध्या को बहुत कम टाइम दे रहा है और धीरे धीरे संध्या उससे दूर होती जा रही है। महेश के सर पे तो बस अपनी नई जॉब का सुरूर चढ़ा था और कैसे नहीं होता, उसकी सैलरी जो 3 गुना हो चुकी थी। एक और हफ्ता बीत गया। महेश और संध्या बस फोन पे ही बातें करते थे। संध्या ट्रिप पर भी चली गई थी, पर सहेलियों के साथ नहीं,
बल्कि एक लड़के के साथ। ट्रिप से लौटने के बाद संध्या गिल्ट में थी। वो महेश को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, पर महेश। संध्या, तुम्हारी ट्रिप अच्छी थी ना? अच्छा सुनो, अगले कुछ दिन मैं बहुत बिजी रहूंगा, तुम बुरा मत मानना, ओके? ये सुनकर संध्या ने महेश को कुछ नहीं बोला, बस अपना बैग उठाकर चली गई। महेश को संध्या का ये बर्ताव खटक रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो संध्या उससे इग्नोर कर रही है। और तभी महेश के इंस्टाग्राम जोकर अकाउंट पर संध्या का मैसेज आया। संध्या का मैसेज देखकर महेश थोड़ा हैरान था। महेश ने वीडियो कॉल कनेक्ट किया। संध्या जोकर से बात कर रही थी। हेलो जोकर। हेलो संध्या, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझसे एक गलती हो गई है और मुझे गिल्टी फील हो रहा है। कैसी गलती संध्या? मैं महेश को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर पिछले कुछ महीनों से वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। ओके देन। फिर लास्ट वीक मैं एक ट्रिप पर गई थी। मैंने महेश को कहा था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, पर एक्चुअली मैं उस ट्रिप पे एक लड़के के साथ गई थी और हमारे बीच में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं इस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और महेश के साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बात जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। महेश को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगरलिया मना रही थी। वो आग बबूला हो रहा था और उसने बदला लेने की ठान ली। जोकर ने संध्या के सामने हिप्नोटाइजिंग स्क्रीन शुरू कर दी। संध्या, अब से मैं जो भी बोलूंगा तुम सब मानोगी। हाँ। तुम जिस लड़के के साथ ट्रिप पर गई थी, क्या वो महेश से बेहतर है? हाँ, बहुत बेहतर है। क्या तुम्हें महेश के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, बस झिझक है कि उसे कैसे बताऊं। संध्या, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। वो धोखा था, धोखा। महेश ने तुम पर विश्वास किया और तुमने उसी का विश्वास तोड़ दिया। हाँ, मैंने विश्वास तोड़ा है। विश्वासघात की तुम्हें सजा मिलेगी। वो तुम्हें मार देगा। संध्या को अपने कमरे में दिखने लगा। ये संध्या का भ्रम था। महेश के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और महेश उस चाकू से संध्या को मारने आ रहा था। मुझे माफ कर दो महेश, माफ कर दो मुझे। महेश से बचने के लिए संध्या घर से बाहर निकली और टेरेस की ओर चल पड़ी। महेश चाकू लेकर उसका पीछा करते हुए टेरेस पर पहुंच गया। जब उसने टेरेस पर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहाँ हो तुम संध्या? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? जब महेश ने उस बिल्डिंग के टेरेस से झांक कर देखा तो उसे संध्या की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई दिखी। जब ये बात महेश के बॉस को पता चली तो महेश को तुरंत काम से निकाल दिया गया। अब महेश ने खुद से ही इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया और रात में लोगों को कॉल करके डराने लगा। महेश एक साइको बन चुका था। उसे लोगों को डराकर मारने में बहुत मजा आता था। मैं हूँ इंस्टाग्राम का भूत। बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो?
ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे आप ठीक तो हैं? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता
उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो, छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं।
तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है, जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी, और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एक फिल्म बना रहे थे। चारों साथ में एक मीडिया कंपनी में काम करते थे और चारों में गहरी दोस्ती थी। हमारे डायरेक्टर को एक नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल की लव स्टोरीज तो बिल्कुल कॉमन हो गई है। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लानी होगी जिससे ऑडियंस को मजा आए। मैंने सुना है शहर के पुराने बंद पड़े लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रखी हैं और उनमें बहुत सारी अनसुनी कहानियां बंद है। लेकिन वो लाइब्रेरी सालों से बंद है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? अगर हमें वहाँ से अच्छी कहानियां मिल सकती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। चारों एक रात चुपके से शहर की पुरानी लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लाइब्रेरी पुराने कब्रिस्तान के बगल में थी, जिस वजह से उस लाइब्रेरी के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली थी। चारों उस रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाने का निर्णय लेते हैं। यार, मैंने सुना है उस लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान है और लोगों का कहना है कि उस कब्रिस्तान के आसपास ना कई लोगों ने आत्माएं देखी हैं। तू भी एक इन किताबी बातों में विश्वास करने लगी? हमें लव स्टोरी बनानी है, हॉरर स्टोरी नहीं। अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चुपचाप जाकर लाइब्रेरी से कुछ अच्छी किताबें लेकर वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चारों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के पास उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अरे, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? बंद हुई भी तो कौन सी जगह पर? हमारे बगल में पुराना कब्रिस्तान है। अरे, तू फालतू का डर रही है। तुम सभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ो, मैं ये गाड़ी को देखता हूँ। ओके गाइस, ये सही रहेगा। समीर उस कब्रिस्तान के पास गाड़ी के पास रुक जाता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही वहां अचानक से उन तीनों के सामने एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बाल होते हैं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई वर्षों से नहाया नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम सभी? उधर मत जाओ, वहाँ मौत है। उस आदमी को देखकर तीनों डर जाते हैं। पागल व्यक्ति तीनों के आसपास अजीब सा उछलता कूदता हुआ घूमने लगता है। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से। मौत का साया है, जो भी यहाँ आया है वापस ना जा पाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल वहाँ पर पड़े एक लाठी से उस पागल आदमी को मारकर भगाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति उन तीनों को देखकर पागलों की तरह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तुम सबका समय आ गया है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना सब मरेंगे। वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे यार, तुम एक पागल की बात पर विश्वास कर रही हो, उसे तो खुद का होश नहीं। चलो जल्दी से जो काम करने आए थे वो कर लेते हैं। तीनों लाइब्रेरी के पीछे की खिड़की का शीशा तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। लाइब्रेरी में कई तरह की पुरानी किताबें रखी होती है। तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढने लगते हैं। उस लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा होता है। तभी अचानक से एक किताब अदिति के पास आकर गिरती है। वो किताब एक सफेद कपड़े में लिपटी होती है
और उसके ऊपर कई तरह के धागे भी बंधे होते हैं। ये कौन सी किताब है और ये इस कपड़े में क्यों लपेट कर रखी है? अदिति सारा धागा और कपड़ा हटाकर वो किताब निकालती है। उस किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी लिखा होता है और उस किताब के ऊपर कुछ अजीब सी चित्र भी बनी होती है। अदिति उस किताब को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हें कोई अच्छी किताब मिली क्या? ये देख, इस किताब का टाइटल कुछ यूनिक लग रहा है और तो और इस पर बहुत ही अजीब चित्रकारी भी की हुई है। देख। ठीक है, हम इसे ना बैग में रख लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। इस किताब को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अदिति उस किताब को अपने बैग में रख लेती है। अचानक अदिति को लगता है कि बैग के अंदर वो किताब अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है। तभी वो उस किताब को अपने बैग से बाहर निकालती है और अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है जिससे उस किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इस किताब के पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? तभी उस किताब के पन्ने पलटने बंद हो जाते हैं। वो किताब के पन्ने एक जगह आकर रुक जाते हैं। उस पन्ने पर राजकुमार और उसके पैरों के पास बैठी लड़की की तस्वीर होती है जिसके कपड़े देखकर वो एक वैश्या प्रतीत होती है। अदिति उस पन्ने को पढ़ने लगती है। राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी। ओह, ऐसी कहानी तो धूम मचा देगी। जैसे ही अदिति उस पन्ने को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो डरकर उस किताब को फेंक देती है। तभी वो देखती है कि उस किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर वहां से गायब हो जाती है और वो औरत अदिति के सामने खड़ी होती है। तुम तो राजकुमार की प्रेमिका हो ना, जिसकी तस्वीर किताब में थी? लेकिन तुम बाहर कैसे आ गई? वो वैश्या अपने घुंघरू बजाते हुए अदिति के सर को अपने पैरों से दबा देती है। अदिति के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। अदिति उससे जान की भीख मांगती है, लेकिन वो वैश्या अदिति के सर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अदिति की आंखें और जुबान बाहर आ जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वैश्या अपने बाल बांधते हुए वहां से गायब हो जाती है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने सारी बुक इकट्ठा कर ली है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। राहुल और सिमरन अदिति को ढूंढने लगते हैं। सिमरन की नजर अदिति पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बैठकर किताब पढ़ रही हो। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये
ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। आई एम श्योर। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर वो वैश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वैश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वैश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। ये खूनी किताब का राज अब इस दुनिया को पता चलेगा और पिताजी वैश्या को अपने कब्जे में कर लेंगे। तभी समीर देखता है रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी है। वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी गाड़ी सीधा कब्रिस्तान की दीवार पर जाकर टकराती है। समीर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाती है और वहीं दफन हो जाती है।